हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तीन टॉपिक कवर किए थे: ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल एंड सोशल पॉलिसी और कमर्शियल पॉलिसी एंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में सिविल सर्विस, पुलिस, आर्मी और जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन देखे थे। फिर सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी में हम लोग देखे थे ओरिएंटलिज्म, रेडिकल अप्रोच और क्रिटिकल अप्रोच। उसके बाद फिर स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन देखे थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर 1823 में जनरल कमेटी, उसके बाद इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट डिबेट, फिर मैकॉलेज मिनट, फिर वुड्स डिस्पैच। फिर क्यों एजुकेट करना चाहते थे, तो गुड्स बेचना था उनको और एक क्लर्क चाहिए थे उनको लो कॉस्ट पे। फिर जो इंडियंस थे, एजुकेटेड इंडियंस, और जो मिशनरीज थे, वो लोग चाहते थे कि इंडियंस को एजुकेट किया जाए। फिर लेजिटिमाइज करना था ब्रिटिश रूल को। फिर ड्रॉबैक्स देखे थे कि मास एजुकेशन नहीं है, गर्ल एजुकेशन नहीं है, लोअर कास्ट को नहीं मिला, मुस्लिम्स को नहीं मिला। उसके बाद था ब्रिटिश कमर्शियल एंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। उसमें हम लोग देखे थे कि जो पहला स्टेज था उसमें 1600 टू 1757 उसमें बस ट्रेड हो रहा था, इंडिया से गुड्स खरीद के ब्रिटेन में बेचो। सेकंड स्टेज में उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गया, प्लासी के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद। उसमें वो लोग पॉलिटिकल जो पावर को यूज़ करके वो सस्ते में सामान खरीदने लगे और जो क्राफ्ट्समैन थे उनको महंगे में रॉ मटेरियल बेचने लगे। उसके बाद फिर दीवानी मिल गया, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का। उसमें वो लोग फिर एक सेकंड, हाँ, उसमें फिर वो लोग जो दीवानी मिला उसको फिर पैसा से जो इंडियन गुड्स है उसको खरीद के बेचने लगे। उसको बोले वो लोग इन्वेस्टमेंट। फिर थर्ड स्टेज में वो जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो इंडिया आने लगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद। फिर फाइनेंस कैपिटल था, जो कैपिटल ब्रिटेन में जो अक्यूमुलेट हो गया उसको इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल रेलवेज में। फिर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, इजारादारी सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम ऑफ वैरन हेस्टिंग्स। उसमें जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का राइट था उसको वो लोग ऑप्शन कर रहे थे। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट था कि जो लैंड रेवेन्यू उसको फिक्स कर दिया गया, जमींदार को ओनर मान लिया गया, कल्टीवेटर्स को टेनेंट्स एट विल में रिड्यूस कर दिया गया, और जितना भी रेवेन्यू था उसका 10/11 ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा और 1/11 जमींदार को रखा जाएगा, दिया जाएगा। और अगर जमींदार या टेनेंट कोई भी अगर रेंट नहीं देता है या रेवेन्यू नहीं देता है तो उसको इविक्ट कर दिया जाएगा। क्रिटिकल एनालिसिस में देखे थे कैसे लैंड को मॉडिफाई कर दिया था। फिर रेतवारी सेटलमेंट था कि क्योंकि उसमें परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू था वो फिक्स हो गया था, तो उनको लग रहा था कि रेवेन्यू में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा, तो रेतवारी सेटलमेंट में बोले कि 20 से 30 साल में हम लोग इंक्रीज करते रहेंगे। और रियोट्स के साथ, मतलब कल्टीवेटर्स के साथ सेटलमेंट किया गया था। फिर मालवारी सेटलमेंट था कि ओवरऑल विलेजेस के साथ या ग्रुप ऑफ विलेजेस के साथ सेटलमेंट किया जाता है। तो फिर इम्पैक्ट देखे थे क्या क्या है। जमींदार का जमींदारी सेल होने लगा, टेनेंट्स का हालत ख़राब होने लगा, इंडेटेडनेस बढ़ने लगा, मनी लेंडर्स लैंड ग्रैबिंग करने लगे। तो ये सब हम लोग देखे थे। आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इसको हम लोग 5 ब्रॉड टॉपिक्स में पढ़ेंगे। पहला है रूइन ऑफ आर्टिजान्स एंड क्राफ्ट्समैन, दूसरा है स्टैग्नेशन एंड डिटीरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इम्पोवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री, रूइन ऑफ ट्रेडिशनल जमींदार्स और पॉवर्टी एंड फेमिन्स। अब रूइन ऑफ आर्टिजान्स एंड क्राफ्ट्समैन में थोड़ा हम लोग पहले देख चुके हैं कि कैसे वो लोग क्या कर रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी के बाद, कि वो बोल रहे हैं कि जो इंडियन ट्रेडर्स है उनके साथ जो क्राफ्ट्समैन है वो ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड करोगे बस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। रॉ मटेरियल्स हम ही तुमको बेचेंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्राफ्ट्समैन को देगा, वो हायर प्राइस पे देगा। और जो फिनिश गुड्स होगा वो भी तुम मेरे को ही बेचोगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो भी जो प्राइस हम डिक्टेट करेंगे उस पर तुम सेल करोगे। तो इनिशियली क्या होता है कि जो डिमांड है गुड्स का, इंडियन गुड्स का, जो ब्रिटेन में डिमांड नहीं, जो सप्लाई है ब्रिटेन में वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द एक्सपोर्ट्स from India to Britain increased from 1.5 million pounds in 1750-51 to 5.8 million pounds in 1797-98। लगभग 50-40 साल के दरमियान ये लगभग 4 गुना हो जाता है। फिर ये बिपिन चंद्रा के का एक वो बुक से है कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 द पैटर्न ऑफ कंपनीज कमर्शियल रिलेशंस विद इंडिया अंडरवेंट अ क्वालिटेटिव चेंज। नाउ द कंपनी कुड यूज इट्स पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर बंगाल टू एक्वायर मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड एंड प्रोडक्शन एंड पुश इट्स इंडियन ट्रेड। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल वही है कि तुम इंडियंस के साथ ट्रेड नहीं करोगे, तुम बस मेरे साथ ट्रेड करोगे। जो रॉ मटेरियल होगा वो हम तुमको प्रोवाइड करेंगे और जो तुम्हारा गुड्स होगा वो भी हम ही खरीदेंगे, और क्योंकि मोनोपोली है तो तुम्हारा जो भी प्राइस होगा वो हम तय करेंगे।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो दीवानी राइट्स होता है वो मिल जाता है उनको 1764 के बाद। उसके बाद वो जो दीवानी मतलब लैंड रेवेन्यू से जो पैसा आता है वो इन्वेस्ट करने, वो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि अब इसी पैसे से हम लोग इंडिया के गुड्स खरीदेंगे और ब्रिटेन में बेचेंगे। फिर क्या हुआ कि जो इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो धीरे धीरे जो अपना जो पावर है उसको एक्सटेंड करते जा रहा था, उसके कारण क्या हुआ कि जो ब्रिटिश रूल डिस्पोजेस्ड इंडियन किंग्स एंड नोबिलिटी। अब ये लोग जो थे इंडियन किंग्स एंड नोबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा डिमांड, मतलब ये दे वर द एक्चुअल पेट्रन्स ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स, और उनका जो डिमांड था वो इंडियन क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स को बहुत मदद करता था। लेकिन क्योंकि ये लोग ख़त्म हो गए तो इसके बाद क्या हुआ कि इनका जो डिमांड था वो ख़त्म हो गया। केवल डिमांड ही नहीं ख़त्म हुआ, वो पेट्रोनेज भी ख़त्म हो गया। तो देयर डिस्पोजेशन वॉज अ ह्यूज लॉस फॉर इंडियन आर्टिजन्स। उसके बाद क्या होता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ख़त्म हो जाता है। तो अब ब्रिटिश में जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो इंडिया आ रहे हैं। अब वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस्ड हैं, वो सस्ता गुड्स है, वो मास प्रोडक्शन हो रहा है। इंडिया में जो होता है वो क्या होता है कि एक आर्टिजान, एक क्राफ्ट्समैन खुद अपने हाथ से वो हर प्रोडक्ट को वो बनाता है, तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है, उसको लेबर ज़्यादा लगता है, तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद भी जो इंडियन गुड्स हैं दे वर एबल टू कम्पीट विद दिस चीपर गुड्स बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से वहाँ भेज रहा है, ब्रिटेन भेज रहा है, उस गुड्स को भी इंडियन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो वहाँ के कंपनी मतलब जो फैक्ट्री प्रोड्यूस गुड्स हैं उसको वो लोग compete कर पा रहे हैं, मतलब उसको टक्कर दे रहे हैं। और जो वो इंडिया भेज रहे हैं जो अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसको जो इंडिया भेज रहे हैं उसको उससे भी वो compete कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो इंडियन गुड्स का क्वालिटी अच्छा है, दूसरा कि उस समय तक इंडियंस जो है वो ब्रिटिश गुड्स को उतना अपना नहीं पाए थे। तो इस कारण से जो उस समय तक 1813 तक भी 1813 के बाद भी जो ब्रिटिश गुड्स आ रहे हैं और जो इंडिया गुड्स ब्रिटेन जा रहा है वो चला जा रहा था। वैसा क्राफ्ट्समैन और हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज है उसको उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ था। तो फिर क्या किया कि देन टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स इनटू ब्रिटेन। जैसे 1824 में 67.5 was levied on Indian calicos and 37 was levied on Indian muslin। तो ये करके जो मतलब एक टैरिफ लगा करके वहाँ पे ब्रिटेन में उन लोगों ने क्या किया कि इंडिया का जो गुड्स है उसको महंगा कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है वहाँ से इंडिया से गुड्स खरीद के वहाँ ले जा रहा है, लेकिन उसको फिर बहुत महंगा पड़ रहा है। और इंडिया में जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ रहे हैं ब्रिटेन से उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगा, वो वैसे के वैसा चला आ रहा है। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन है H.H. विल्सन, वो क्या लिखते हैं कि इट वॉज स्टेटेड इन एविडेंस दैट द कॉटन एंड सिल्क गुड्स ऑफ इंडिया अप टू दिस पीरियड, मतलब 1824 तक, could be sold for a profit in British market at a price from up to 50 to 60% lower than those fabricated in England। मतलब अगर जो ब्रिटिश में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ के फैक्ट्री प्रोडक्शन में हो रहा है, वहाँ का रॉ मटेरियल है या इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, और इंडिया से पूरा केप ऑफ गुड होप घूम करके इंग्लैंड जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है गुड्स, और उसके बाद भी जो इंडियन गुड्स है वो 50 से 60% लोअर देन द फैब्रिकेटेड इन इंग्लैंड, मतलब वहाँ के गुड्स से तब भी 50 से 60% वो सस्ता पड़ रहा था। It consequently became necessary to protect the latter by duty 70 to 80%। 50 से 60% अगर वो सस्ता है तो 70 से 80% उसको ड्यूटी लगा दो, ताकि क्या होगा कि कुछ पैरिटी आ जाएगा या कहीं ना कहीं जो इंडियन गुड्स है वो और महंगा हो जाएगा ब्रिटेन में। Had this not been the case, मतलब अगर ये ड्यूटी नहीं लगता, had not such prohibitory duties and decrees existed, the mills of Paisley and of Manchester, मतलब जहाँ पे जो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहाँ पे वो फ्लरिश कर रहा था, would have stopped in their outset and could scarcely have been again set in motion even by the power of steam। They were created by the sacrifice of Indian manufacturers। Had India been independent, अगर इंडिया आज़ाद होता, she would have retaliated, would have imposed the preventive duties upon British goods and would thus have preserved her own protective industries from annihilation। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे ब्रिटेन में इंडिया का गुड्स ब्रिटेन जा रहा है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ड्यूटी लगा दिया
कि इंडिया का गुड्स वहाँ के गुड्स से महंगा हो गया। तो अब ऑब्वियस बात है कि एक तो ब्रिटेन में तुम्हारा सप्लाई खत्म हो गया, मतलब जो डिमांड है इंडियन गुड्स का वो धीरे धीरे खत्म हो गया। दूसरा, आप जो इंडिया में भेज रहे हैं, जब सोचिए कि ब्रिटेन में इंडिया का गुड्स जाके बिक रहा है, तब वो वहाँ से 50 to 60% चीपर है। तो जब तुम इंडिया में बेचने आओगे तो तुमको भी तो उतना पैसा लगेगा, वहाँ तुम पूरा घूम करके शिप से अपना सामान ला रहे हो, तो इंडिया में आकर के वो महंगा हो जाएगा। तो जब इंडिया गुड्स वहाँ पे सस्ता है तो इंडिया में तो इंडियन गुड्स और ज़्यादा सस्ता होगा ना। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे जो डिमांड है वो ख़त्म हो गया, और इंडिया में जो राजा थे, जो नवाब थे, जो मेन जो उसका जो पेट्रोनाइज कर रहे थे वो ख़त्म हो गए। और उसी के साथ धीरे धीरे ध्यान रखिए, साथ में ही पोवर्टी चला आ रहा है, पोवर्टी बढ़ते जा रहा है, लैंड पे प्रेशर बढ़ रहा है। 1770 में बंगाल में फेमीन हुआ है मैसिव, जिसमें लगभग 10 मिलियन लोग मर चुके हैं। तो पोवर्टी बढ़ रहा है, तो वैसे भी इंडिया में भी जो इंडियन गुड्स का डिमांड है वो घटते जा रहा है। तो ब्रिटेन में वो गुड्स का डिमांड, इंडियन गुड्स का डिमांड को ज़बरदस्ती टैरिफ लगा करके कम किया जा रहा है, और कॉलोनियल पॉलिसीज़ के कारण जो इंडिया में पोवर्टी हो रहा है उसके कारण देश में, मतलब इंडिया में जो इंडियन गुड्स है उसका डिमांड खत्म हो रहा है। तो दोनों तरफ से, इंडिया में भी और ब्रिटेन में भी, जो इंडियन गुड्स है उसका डिमांड खत्म हो रहा है। जब डिमांड खत्म होगा तो आर्टिजान और जो क्राफ्ट्समैन है वो करेंगे क्या? छोड़ देंगे वो खेती की तरफ, वो आगे देखेंगे, खेती की तरफ चले जाते हैं। This act of self-defense was not permitted here. Permitted her. She was at the mercy of the stranger. British goods were forced upon her without paying any duty. मतलब इंडिया में जो गुड्स आ रहा था उस पर कोई ड्यूटी नहीं लग रहा था, एंड द फॉरेन मैन्युफैक्चरर एम्प्लॉयड द आर्म ऑफ पॉलिटिकल इनजस्टिस टू कीप डाउन एंड अल्टीमेटली स्ट्रैंगल अ कॉम्पिटिटर विथ whom he could not have contended on equal terms. तो बेसिकली ये जो हिस्टोरियन है H.H. विल्सन, ये बस इतना ही स्टेटमेंट में पूरा समराइज कर दिया है कि जो इंडियन गुड्स है वो जब ब्रिटेन जा रहा है तो 50 से 60% लोअर पे बिक रहा है कंपेयर टू वहाँ का फैक्ट्री प्रोड्यूस गुड्स से। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि लगभग 70-80% ऐसा कुछ टैरिफ लगा दे रहे हैं, तो वहाँ पे इंडियन गुड्स का डिमांड घट गया। इंडिया में क्या हो रहा है कि पहले हम लोग देखें कि वो खरीद भी रहा है अपने टर्म पे, कि रॉ मटेरियल भी तुम अपने टर्म पे दो, अब अपने मेरे से लो, और अब मेरे ही प्राइस पे तुम अपना गुड्स बेचो। और उसके कारण जो दूसरे जो कॉलोनियल जो पॉलिसीज़ हैं उसके कारण पोवर्टी बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो दीवानी आ रहा है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से, उससे वो उसको इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, उससे सामान खरीद रहा है, तो वो वेलफेयर पे नहीं जा रहा है, तो वैसे पोवर्टी बढ़ रहा है। तो इंडिया का जो गुड्स था, जो डिमांड था इंडियन गुड्स के लिए, वो इंडिया में भी कम हो गया, ब्रिटेन में भी कम हो गया, तो वो तो वैसे ही डिक्लाइन हो गया। दूसरा, जो वहाँ पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगा वो इंडिया में नहीं लगा, ब्रिटेन का जो गुड इंडिया में आ रहा था वो सस्ते में बिक रहा था, तो उसके कारण जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कंप्लीटली रूइन हो गया। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था? सबसे पहले तो ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। जितने क्राफ्ट्समैन थे, अलग अलग आप सोचो कि वीवर होंगे और भी ढेर सारा क्राफ्ट होगा, वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए। अब इसके कारण, इसका क्यों मेन कारण था कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आइदर इन एग्रीकल्चर और थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर नॉट प्रोड्यूस। अब देखिए, इंग्लैंड में भी जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, वहाँ पे भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके पहले। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म होते जा रहे थे, वहाँ पे नए इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे थे, तो वहाँ से खत्म होके जो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री प्रोडक्शन है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। इंडिया में वैसा हुआ नहीं, ना प्रोडक्शन, ना एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, परमानेंट सेटलमेंट लगा हुआ है, कोई ज़मींदार को कोई मतलब नहीं है, लैंड रिवेन्यू एकदम ज़्यादा हाई है, तो एग्रीकल्चर तो वैसे ही आउट ऑफ बाउंड्स है, और कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं होगा। धीरे धीरे डेवलप होता है वो 1850s के आसपास, वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग कैपिटलिस्ट क्लास पढ़ेंगे। फिर एक यूनियन खत्म हो गया, रूरल क्राफ्ट्स ब्रोक अप द यूनियन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन द कंट्री साइड एंड दस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी। अब देखिए इसमें क्या होता था कि जो आज क्राफ्ट्समैन है, ठीक है, वो आज वो कुछ सामान बना रहा है, कल जब एग्रीकल्चर का सीजन आएगा तो वो फिर पेजेंट बन जाएगा, फिर उसको जब काम मिलेगा तो वो हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट्स वो सामान बनाने लगेगा, फिर एक समय आएगा जब वो पेजेंट बन जाएगा। दूसरा कि एक सेल्फ सफिशिएंसी था, जो पेजेंट है वो गुड्स बना रहा है जो
हैंडीक्राफ्ट वाले को चाहिए, क्राफ्ट्समैन को चाहिए, उसको क्या चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, जो भी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए। और क्राफ्ट्समैन जो बना रहा है, जो पेजेंट को चाहिए, क्या चाहिए, अपने घर का दरवाज़ा बनवाना है, कपड़ा बनवाना है, और रुई उसके पास अगर है तो उसका कुछ सामान बनवाना है। तो एक सेल्फ सफिशिएंसी था जो चल रहा था, उसको बोलता है विलेज रिपब्लिक्स। जो यूरोपियन जो हिस्टोरियंस है वो इंडिया को बोलता है सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक्स। वो टूट गया। तो उसमें क्या लिखा है कि ऑन द वन हैंड मिलियंस ऑफ पेजेंट्स हु हैड सप्लीमेंटेड देयर इनकम बाय पार्ट टाइम स्पिनिंग एंड वीविंग, कि ऐसे पेजेंट्स जो पार्ट टाइम, अब पीक सीजन नहीं है, अब अपना वो फसल लगा दिया, वेट कर रहा है कि भाई जब फसल बढ़ेगा, वो जब काटने लायक होगा तब उसको काटेंगे, लेकिन बीच में क्या करें, तो चलो थोड़ा वीविंग कर लेते हैं, थोड़ा कुछ ऐसा काम कर लेते हैं। ये वियरिंग नहीं होगा, ये वीविंग होगा। नाउ हैड टू रिलाई ओवरवेलमिंगली ऑन कल्टीवेशन। ऑन द अदर मिलियंस ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ रूरल आर्टिजन्स लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड एंड बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर्स एज पेटी होगा टेनेंट्स होल्डिंग टाइनी प्लॉट्स दे एडेड टू द जनरल प्रेशर ऑन लैंड। मतलब जो पेजेंट था वो कभी कभार जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर लेता था, क्राफ्ट्समैन आर्टिजन्स काम कर लेता था, वो तो अब वो कर नहीं पा रहा है, तो उसका जो अब हो गया कि भाई तुम एग्रीकल्चर से ही काम करो। दूसरा जो आर्टिजान और क्राफ्ट्समैन थे वो लोग, क्योंकि उनका इंडस्ट्रीज खत्म हो गया तो वो अनएम्प्लॉयड हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर पे वैसे ही प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो वो लोगों को क्या हुआ कि वो लोग एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन गए, कि ना उनके पास लैंड है, ना उनके पास कोई राइट है, वो बस जो एक जमींदार है उसको चाहिए 50 लोग चाहिए अपने जमीन पे काम करने के लिए, तो वो कर रहा है, उस पर कुछ वेज दे रहा है। तो ये हुआ। फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन केवल मॉडर्न जो हम लोग पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आज अगर टर्म देखते हैं तो वो होता है मॉडर्न टर्म्स में, कि जो फैक्ट्री प्रोडक्शन है, असेंबली लाइन प्रोडक्शन है, उसको हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल है वो भी इंडस्ट्री है। ये सेम चीज़ यूरोप में था, सेम चीज़ इंडिया में था, कि हाथ से वो प्रोड्यूस होता था, और एग्रीकल्चर प्राइमरी रहता था, उसमें जो गुड्स जो ज़रूरत होता था वो क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस बनाते थे। तो वो तो ख़त्म ही हो गया, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। Traditional industries were destroyed and a deliberate attempt was made to inhibit development of modern industries. जो ब्रिटिश थे वो डेलिबरेटली ये पॉलिसी अपना रहे थे कि इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप ना हो, क्योंकि अगर इंडिया में फिर वो मशीन मेड गुड्स अगर बनने लगेंगे तो और चीप होंगे, और अगर वो बनने लगेंगे तो जो ब्रिटिश का जो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ रहा है उसका डिमांड क्या होगा, उसका तो वैसे ही प्राइस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ से यहाँ आ रहा है, इंग्लैंड से यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसलिए उसको रोक दिया गया। तो फिर जो हमारा जो फेमस जो एकदम हिस्ट्री से मुगल टाइम से जो चले आ रहे थे, ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद, ये सब खत्म हो गए। फिर जो ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है एंड द स्किल ऑफ आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन लॉस्ट फॉर एवर। जो इंडिया में क्या होता, इंडिया में ही नहीं यूरोप में भी होता था, कि एक ये जो भी प्रोफेशन है, यूरोप में नहीं, यहाँ पे जो कास्ट बेस्ड होता था, उसमें जो पिता होता है, जो फादर होता है, वो अपने बेटे को सिखाता है, फिर वो अपने बेटे को सिखाता है, फिर वो अपने बेटे को, ये फैमिली में चला आता है। और बहुत बार ये सीक्रेट, वो गाइडेड, वो मतलब सीक्रेट रहता है वो, कि अच्छा कोई चीज़ ऐसा बनाना है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल बोल्ट बनाना है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, तो वो वही बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सब एकदम छिपा के रखा हुआ है कि किसी को बताना नहीं है। तो वो सब जो जितना भी वो स्किल था वो खत्म हो गया इंडिया से। फिर जो लैंड था विच वॉज ऑलरेडी बर्डन एंड ऑन द वर्ज ऑफ एग्जॉशन फेस्ड इंक्रीज प्रेशर एज डिस्प्लेस्ड आर्टिजन्स मूव टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। ये तो अभी देखे हम लोग। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत गिर गया। अब देखिए, वो अच्छा पैसा कमा रहा है, उसको राजा पेट्रोनाइज कर रहा है, जो नवाब है वो पेट्रोनाइज कर रहा है, उसके यहाँ वो काम कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है उसके गुड्स को। लेकिन अब उसके पास वो बन गया है टेनेंट्स ऑन विल, टेनेंट्स एट, मतलब टेनेंट्स एट विल भी नहीं, वो तो एग्रीकल्चर लेबरर बन गया। तो ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, तो इसके कारण क्या होगा, इम्पोवरिशमेंट ऑफ मासेस होगा। तो ये पहला टॉपिक था, रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन। इसके बाद एक इम्पोवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री। इसमें देखिए तीन, जितना हम लोग समझेंगे उसमें तीन मेन प्लेयर्स आएंगे। पहला होगा जमींदार, दूसरा होगा ब्रिटिश, तीसरा होगा मनी लेंडर। और इसका मेन कारण क्या क्या था, कि
रेट ऑफ रिवेन्यू बहुत ज़्यादा था। ये हम लोग देख चुके हैं कि जो परमानेंट सेटलमेंट, रुतवारी और महलवारी सेटलमेंट में जो रेट जो रिवेन्यू रेट रहता था वो बहुत ज़्यादा रहता था, और जो रेंट एक्सट्रैक्टेड बाय द जमींदार एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो बहुत ज़्यादा था। और फिर जो मनी लेंडर जो चार्ज करे थे, अब जैसे उसको अब एक समय आ गया जब उसको पैसा देना है, रेंट देना है या रेवेन्यू देना है, तो उसको उसके पास है ही नहीं उतना, उपजाऊ ही नहीं है, उतना प्रोडक्शन ही नहीं है जितना उसका वो लैंड रेवेन्यू मांग रहे हैं, तो वो उधार लेगा। तो जो मनी लेंडर था वो बहुत ज़्यादा हाई रेट, इसके कारण इंडेटेडनेस मतलब उधारी बहुत ज़्यादा हो जाता था। अब जो एविल्स है, एक्सप्लॉटेटेड लेवल ऑफ लैंड रेवेन्यू और रेंट, रेंट देगा वो जमींदार को और रेवेन्यू देगा ब्रिटिश को, मेड वर्स बिकॉज दे गॉट लिटिल इकोनॉमिक रिटर्न फॉर हिज लेबर। द जमींदार्स एंड द ब्रिटिश रेयरली स्पेंट एनीथिंग ऑन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। अब देखिए, जैसे पहले क्या होता था, जब मुगल थे या जो उसके पहले गुप्ताज थे या दिल्ली सल्तनत जो भी उसके पहले थे, वो लोग क्या करते थे कि लैंड रेवेन्यू एक सर्टेन अमाउंट पे लगा दिए, और जो फर्टाइल एरिया, ज़्यादा फर्टाइल एरिया है उस पर थोड़ा ज़्यादा लैंड रेवेन्यू लगाएंगे। जो कम फर्टाइल एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान का जो सेमी एरिड एरिड रीजन है उसमें कम रेवेन्यू लगाएंगे। जो इधर जो रेन शैडो एरिया है, पेनिनसुला एरिया, वहाँ पे कम वो लगता था। गंगा दोआब है, वहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू लगता था। और वो लोग क्या करते थे कि अच्छा सेमी एरिड एरिड रीजन है या एग्रीकल्चर में इरिगेशन का जरूरत, तो वो एग्रीकल्चर पे भी वो करे, क्योंकि राजा को पता था कि अगर वो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो मेरा लैंड रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि लैंड रेवेन्यू को पहले बढ़ाया और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करने लगे ज़बरदस्ती कि तू मेरे को इतना लैंड रेवेन्यू दे। अब वो कहाँ से लाएगा? उसका पहले सामान बिकेगा, उसके बाद उसका घर बिकेगा, फिर उसका ज़मीन बिकेगा, फिर वो उधार लेगा, फिर उसमें वो फंस जाएगा। तो ये चल रहा था कि जो रिटर्न है वो नहीं आ रहा था, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा होना था लैंड पे, एग्रीकल्चर पे, कि नया सीड लाओ, एग्रीकल्चर लाओ, नया अगर सूखा पड़ गया है तो लैंड रेवेन्यू को थोड़ा या तो कम कर दो या उसको ख़त्म कर दो, मत लो, वो सब नहीं हो रहा था। तो इसके कारण और दिक्कत हो रहा था। फिर व्हेन द पेजेंट्स फेल टू पे लैंड रेवेन्यू, वो अब उसके पास सब चीज़ बिक चुका है, उसके पास कुछ है नहीं, तो ये जो लैंड्स थे दे वर गिवन टू अदर पेजेंट्स टू कल्टीवेट। मतलब वो क्या कर रहा था, चाहे परमानेंट सेटलमेंट एरिया हो, चाहे महलवारी हो, चाहे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि व्हेन इट इज परमानेंट सेटलमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द जमींदार्स, व्हेन इट इज महलवारी एंड रेवतवारी सेटलमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश। उसने जैसे ही अपना जो लैंड रिवेन्यू जो पेमेंट है उस पे अगर उसने वो किया, नहीं दे पाया, उसका तुरंत लैंड लेंगे और बेच देंगे। अब जो डर है कि भाई मेरा जमीन चला जाएगा, वो उसको क्या किया कि वो जाएगा मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर अपना मन माना हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे उसको देगा। मतलब हाई रेट मतलब समझिए 20%, 30%, 40%। अब क्या होगा कि जो पेजेंट्री है वो फेल कर जाएगा ये डेट देने पे भी, तो लैंड ले लेगा। जो मनी लेंडर है वो उसका लैंड ओवरटेक कर लेगा, लेकिन उसको लैंड कल्टीवेशन में उसको कोई वो है नहीं, हिसाब है नहीं कि भाई मेरे को कुछ करना नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो फिर से उसको दे देगा। जो जिस कल्टीवेटर ने उससे उधार लिया है और जिसका लैंड उसने ग्रैब किया है उसको वो फिर से दे देगा, उसको सबलेट कर देगा। फॉर ऑल लीगल पर्पज द लैंड बिलोंग टू द मनी लेंडर बट वॉज कल्टिवेटेड बाय द पेजेंट। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग आज़ादी के बाद देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म का जरूरत पड़ा, क्यों? क्योंकि किसी के पास 100 एकड़, 200 एकड़, 400 एकड़ ऐसा ऐसा जमीन था। पूरा गांव का गांव, 4 गांव, 5 गांव का जितना जमीन है वो एक जमींदार के पास, एक मनी लेंडर के पास है। तो वो इसी के कारण हो रहा है। लीगल ओनरशिप उसका है, क्योंकि क्या हुआ कि उसने जो लॉ में क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम लैंड रिवेन्यू या रेंट, जमींदार को रेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिवेन्यू नहीं दोगे तो तुम्हारा जो लैंड है वो हम लोग बेच देंगे। अब उस बंदे को लगा कि भाई जो भी खाना पीना जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है वो लैंड से ही हो रहा है, तो ज़मीन को बचाने के लिए उसने उधार लिया। उधार इतना ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट लग गया कि वो उधार भी नहीं चुका पाया। अब लॉ में था कि भाई वो नहीं चुका पाएगा तो तुम ले लो उसका ज़मीन। उसने ले लिया ज़मीन, मनी लेंडर ने। अब मनी लेंडर को पता है कि मेरे को एग्रीकल्चर तो करना नहीं है, क्योंकि उसको रहना है अर्बन एरिया में, वो रूरल एरिया में वो रह नहीं रहा है।
रह भी रहा है तो उसको वो मनी लेंडिंग उसका मेन बिजनेस है। तो उसने क्या किया, उसी कल्टीवेटर को दे दिया। अब लीगली जो लैंड है वो मनी लेंडर के पास चला गया, और जो पेजेंट है जो पहले वो प्रॉपर वो अगर महलवारी और रेतवारी सिस्टम में उसके पास लैंड ओनरशिप था, तो अब वो मेयरली एक एग्रीकल्चरल लेबरर बन गया कि वो मनी लेंडर जब चाहे उसको भगा सकता है और दूसरे को ला सकता है। तो ये एक इम्पैक्ट था। अब एक यूनिक फीचर डेवलप होता है परमानेंट सेटलमेंट एरिया में। अब इसमें क्या होता है, देखिए कि हम लोग देखे हैं कि जमींदार को एक फिक्स कर दिया कि ठीक है, तुम इस साल तुम मेरे को 100 रुपये दोगे, हर साल तुम मेरे को 100 रुपये दोगे। तो जमींदार को है कि 100 रुपये देना है, वो उसमें से 10/11 जो है 100 रुपये रिवेन्यू आएगा, 10/11 जाएगा अंग्रेज को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1/11 वो खुद रखेगा। तो द जमींदार had been recognized as the owner of land and peasants had been turned into tenants, ये भी हम लोग देख चुके हैं। The increased pressure on land led to tenants to compete with one another to acquire land, and the rent of the land went on increasing. अब अभी हम लोग देखें कि हैंडीक्राफ्ट एंड जो क्राफ्ट्समैन है ये खत्म हो गया, ये लोग इसके कारण मास अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। तो ये लोग बोले कि ठीक है, हम लोग भी एग्रीकल्चर करेंगे। अब अगर ये लोग एग्रीकल्चर पे आएंगे तो जो लैंड है उस पर प्रेशर बढ़ेगा, और वही नहीं, उसका जो दाम है लैंड का वो भी बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जो जमींदार है सबलेट द राइट टू कलेक्ट रेंट टू अदर पर्सन्स ऑन प्रॉफिटेबल टर्म्स, बट एज द रेंट्स इंक्रीज द सब लीजर्स ऑल्सो सबलेट देयर राइट्स। देयर वॉज दस अ नंबर ऑफ रेंट रिलीविंग इंटरमीडियरीज बिटवीन द एक्चुअल कल्टिवेटर एंड द गवर्नमेंट। दिस हैज बीन टर्म्ड एज सब इन्फ्यूटेशन। अब देखिए ये फोटो देखिए, जमींदार के पास राइट है, मतलब जमींदार उसका ओनर है, और उसको जो है जो लैंड रिवेन्यू जो कलेक्ट करना है वो उससे लेगा, उससे रेंट लेगा टेनेंट से, और वो उसको देगा। वो क्या कर रहा है कि एक दूसरे आदमी को ये रेंट कलेक्ट करने का राइट दे दे रहा है, कि उसको अब झंझट है कि भाई कौन इतना करेगा। तो उसने क्या किया कि अच्छा ठीक है, 100 रुपये में से अगर इसको 90 रुपये देना है फॉर एग्जाम्पल अगर अंग्रेज को, तो ये क्या करेगा कि भाई तू मेरे को 92 रुपये दे दे, ठीक है, और लैंड रिवेन्यू तू कलेक्ट कर। मतलब जो रेंट मेरे को आना था तू मेरे को ही देगा रेंट, अल्टीमेटली हम ही जाके अंग्रेज को देंगे, लेकिन जो कलेक्शन का राइट है ना वो तू ले ले। तो मेरे को अंग्रेज को 90 रुपये देना है, जमींदार बोलेगा मेरे को 90 रुपये देना है, इंटरमीडियरी 1 को वो बोलेगा कि तू मेरे को 92 रुपये दे देना। अब ये देखेगा कि 92 रुपये है, तो ये इंटरमीडियरी 2 को बोलेगा कि तू मेरे को 95 रुपये दे देना। ये जो इंटरमीडियरी 2 है ये ऐसे बढ़ते 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 इंटरमीडियरी n आएगा, जिसको ये बोलेगा कि ठीक है तू मेरे को 98 रुपीज़ दे देना। अब कल्टीवेटर को जिसको असल में 90 रुपये देना था, टोटल उसका रिवेन्यू 90 रुपये होना था, वो बढ़ करके 98 रुपीज़ हो गया। अब ये जो इंटरमीडियरी n है, जो लास्ट का इंटरमीडियरी होगा, वो 98 रुपीज़ दे चुका है, तो वो केवल 98 रुपीज़ रिकवर नहीं करेगा। वो बोलेगा कि चलो 98 तो ऊपर जाएगा, लेकिन मेरे को भी 100 रुपये चाहिए, चलो 2 रुपये मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो वो बोलेगा कि चलो मेरे को 100 रुपये दे देना। तो ये हो रहा है सब इन्फ्यूडेशन। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स है, वो आगे हम लोग देखेंगे कि जमींदार इनिशियली क्या हुआ कि इतना हाई रेट पे फिक्स हो गया जमींदारी लैंड रिवेन्यू कि जो इनिशियल जमींदार थे वो लोग नहीं कलेक्ट कर पाए, वो लोग जो अंग्रेज है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी उसको नहीं पे कर पाए, तो उन लोगों ने उसका ज़मींदारी को ऑक्शन कर दिया। अब किसी के पास पैसा है, उसने खरीद लिया ज़मींदारी। अब ज़मींदारी में ढेर सारा लैंड है, 200 बीघा लैंड है। अब वो अर्बन एरिया में रहता है वो आदमी जिसके पास, जिसने ऑक्शन में वो खरीदा है, तो वो क्या करेगा, उसको 90 रुपये देना है। वो किसी को पकड़ेगा कि सुन भाई तू जमींदारी तू दे दे, तू जो लैंड रिवेन्यू कलेक्शन राइट है वो मैं तेरे को दे रहा हूँ, लेकिन 92 रुपये लूंगा मैं तुझसे। इस बंदे ने फिर किसी और को दे दिया कि तू मेरे को 95 रुपये दे दियो, फिर बोलेगा 98 रुपये दे दियो। तो अल्टीमेटली जो कल्टीवेटर है उस पर जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसको फिर से पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको, ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है। देखिए क्या हुआ। A unique feature developed in the permanent settlement area. Here, the zamindars had been recognized as the owner of land and peasants had been turned into tenants.
द इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड लेड टेनेंट्स टू compete with one another to acquire land एंड द रेंट। अब देखिए ये कहाँ ये लोग compete कर रहे हैं, कैसे compete कर रहे हैं कि जो जैसे जमींदारी बिका, वो आगे देखेंगे, जमींदारी जब बिका तो क्यों, क्योंकि लैंड रिवेन्यू वो नहीं पे कर पा रहा था, तो ढेर सारा ऐसा हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं कि ऐसा जो टेनेंट्स हैं वो भी होंगे जो लैंड रिवेन्यू नहीं पे कर पाएंगे, जो मनी लेंडर से पैसा लेके भी लैंड रिवेन्यू वो रेंट नहीं दे पाएंगे, तो उसका वो लैंड बिक जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि उसका रेंट बढ़ जाएगा। तो अब एक आदमी था जिसके जिसके पास जमीन था, अब आगे जब उसको बेचना हुआ तो 10 आदमी आ गए कि भाई मेरे को भी लैंड चाहिए, जो हैंडीक्राफ्ट ये वो जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं वो लोग सब आ गए कि भाई मेरे को भी दे दे सारा, मेरे को भी लैंड दे दे। तो वो बोलेगा ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा पैसा ले लो, दे दो, और उस पर तुम ले लो लैंड। द जमींदार सबलेट देयर राइट टू कलेक्ट रेंट टू अदर पर्सन ऑन प्रॉफिटेबल टर्म्स। लेकिन रेंट बढ़ते जा रहा है। द सब लीजर्स ऑल्सो सबलेट देयर राइट्स। देवर वर दस अ नंबर ऑफ रेंट रिलीविंग इंटरमीडियरीज। तो क्या हो रहा है कि जमींदार है, सॉरी ये तो पूछ गया, जो जमींदार है वो उसके पास जो लैंड रिवेन्यू जो रेंट कलेक्शन का राइट है उसको पेजेंट से लेके ईआईसी को देना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसने बोला कि ये झंझट नहीं है भाई, तू किसी और को वो राइट दे रहा है, उससे थोड़ा ज्यादा पैसा ले रहा है, फिर वो किसी और को दे रहा है, फिर वो उससे थोड़ा ज्यादा पैसा ले रहा है। ऐसे करते 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 जब वो टेनेंट्स के पास आता है तो जो असल में जो 90 रुपए उसको देना था वो बढ़ करके हो जाता है 100 रुपए। अब देखिए ओवरऑल जो इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा राउंड फिगर करने के लिए वो 10-11 वाला हटा रहे हैं कि वो जो ईआईसी है उसको 100 रुपए मिलना था, लेकिन यहाँ कल्टीवेटर ही 100 रुपए दे रहा है। तो ये बर्डन इस पे बढ़ते जा रहा है, इसको बोलते हैं सब इन्फ्यूडेशन। और ढेर सारा ऐसा हो गया कि मतलब ये जो जमींदार, हम तो 2 एग्जाम्पल दिए, 1 2 एन, ये एन जो है ये कभी कभी 30 हो जाता था, कभी कभी 40 हो जाता था। मतलब जो ओरिजिनल जमींदार है उसने अपना जो कलेक्शन का राइट है उसको बेच दिया है कि ठीक है तू कलेक्ट कर, वो बिकते 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 वो आते जा रहे हैं, सोचो कितने पे, तो 30-40 लोग हैं जो असल में जो कल्टीवेटर है और जो ऊपर में जो जमींदार है उसके बीच में। तो उसका जो रेंट का जो उस पर बर्डन है वो कितना बढ़ गया होगा। और इसलिए जब उस समय का जो इंडिया था उसमें ऐसे लोग थे जो जिनके पास सुबह में खाने का नहीं है, शाम में पता नहीं खा पाएंगे कि नहीं, ऐसा हाल था। तो इसको बोलते हैं सब इन्फ्यूडेशन। तो इसके कारण मास पोवर्टी हो गया पूरा, जितना जो हमारा जो बोलते थे कि जो सोने की चिड़िया, वो पूरा खत्म हो गया देश। फिर एक होता है रूइन ऑफ ओल्ड जमींदार एंड राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म। अब देखिए ये मेनली हुआ है परमानेंट सेटलमेंट एरिया में। क्यों? क्योंकि जो लैंडलॉर्ड जमींदार, देखिए रियोतवारी सेटलमेंट में तो जो रियोत्स हैं उनके साथ हुआ है सेटलमेंट, मालवारी सेटलमेंट में विलेजेस के साथ हुआ है। अब जो परमानेंट सेटलमेंट एरिया है उनमें जो जमींदार से उनको बोल दिया कि तुम ओनर्स ऑफ लैंड है, तुमको लैंड रिवेन्यू पे करना है, वो परपेचुटी में फिक्स है। अगर तुम फेल करोगे लैंड रिवेन्यू पे करने में तो लैंड तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा हाईएस्ट बिडर को। तो लैंड रिवेन्यू इतना हाई था, वो सो हाई दैट अ नंबर ऑफ देम डिफॉल्टेड, वो नहीं दे पाए इनिशियली, तो उनका जमींदारी को कन्फिस्केट किया और बेच दिया। तो ओल्ड जमींदार जो है हैड बीन लिविंग इन द सेम विलेज इन जनरेशन। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये हम लोग उस समय बात कर चुके हैं परमानेंट सेटलमेंट का क्रिटिकल एनालिसिस में, कि जो लैंड है वो बेचता नहीं था कोई, वो जनरेशन टू जनरेशन चला आता था। जैसे जमींदारी भी चला आता था कि अच्छा उसका 4 पुश्त से वही जमींदार है और वही कलेक्ट कर रहा है। तो वो जानता था कि पर्सनली जानता था कि इस गांव का ये बंदा, ये मेरा ये शामिया, ये जो बोलते हैं उसको शामीन या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो है। और उसको कोई भी दिक्कत है कि चलो यार उसका घर में शादी है या कोई बीमार पड़ गया है कुछ, तो उसको वो मदद कर देता था। लेकिन अब जो वो बिका, जब जमींदारी उसका बिका, उसको खरीदा कौन? उसको जो नए जमींदार ने खरीदा, दे वर मोस्टली लिविंग इन अर्बन एरियाज एंड वर ओनली कंसर्न विद टाइमली कलेक्शन ऑफ रेंट फॉर विच दे एम्प्लॉयड द हार्शेस्ट ऑफ मेथड्स। उनको लठियाल रखते थे वो लोग। तो अब वो वहाँ रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल गाँव है कहीं, ठीक है, और वो रह रहा है किसी अर्बन एरिया में, फॉर एग्जाम्पल XYZ।
अब उसको वहां नहीं मतलब है, उसको खेती से मतलब नहीं। ये जो जमींदार है ना, जो पुराना वाला जमींदार है, ये गांव में रह रहा है, ये सबको जान रहा है और इसका खुद का भी खेती है, तो इसका जमींदारी अब बिक चुका है। एक नए बंदे ने खरीद लिया जो अर्बन एरिया में रहता है, जिसको कोई मतलब नहीं है खेती से, जिसको कोई मतलब नहीं है प्रॉब्लम से, कि जो रियोट्स हैं, जो मेरा टेनेंट है, जो मेरे मेरे लैंड पे काम कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है। उसको एक चीज से मतलब है कि मेरे को अंग्रेज को, ईआईसी को, सो एंड सो डेट पे मेरे को लैंड रिवेन्यू देना है, तो मेरे को जो मेरा जो टेनेंट है वो हमको इस डेट पे लाके रेंट दे दे, ताकि मेरा जमींदारी ना बिके। अब वो कैसे होगा, तो वो एकदम पीट के, मार पीट के, घर का सामान बेचे, जैसे भी हो सके उसका वो खरीदता था, वो ले लेता था रेंट और उसको जाकर के दे देता था। अब ये हुआ तो इसके कारण फिर मनी लेंडर का जो जो डिमांड है वो बढ़ गया, तो इंडेटेडनेस बढ़ गया। फिर वही सर्कल चलेगा कि आप एक जो मनी लेंडर से आपने पैसा लिया, मनी लेंडर ने आपका लैंड ले लिया, मनी लेंडर का जो फिर वो आपको ही दे दिया, फिर आप अपने ही लैंड पे आप टेनेंट एट विल बन चुके हो। बिपिन चंद्रा क्या लिखते हैं कि बाय 1815, मतलब परमानेंट सेटलमेंट से लगभग 30 साल तक, 30 भी नहीं 25 साल तक, nearly half of the landed property of Bengal had been transferred from old zamindars who had resided in the villages and who had traditionally shown some consideration to their tenants to merchants and other moneyed classes. मतलब लैंड बेच दिया गया टू मर्चेंट्स एंड अदर मनी क्लास हु यूजुअली लिव्ड इन द टाउन्स एंड हु वर क्वाइट रूथलेस इन कलेक्टिंग टू द लास्ट पाई what was due from the tenants irrespective of difficult circumstances। तो इसके कारण जो पेजेंट का जो हालत है वो और ख़राब हो गया। तो अभी तक आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जितना भी चीज़ है ना, ये इंटरकनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि हैंडीक्राफ्ट एंड क्राफ्ट्समैन का जो रूइन है वो अलग पढ़ लिए, पेजेंट्री का अलग पढ़ लिए, जमींदार का अलग, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर ये जो मर्चेंट्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, मनी क्लास हैं, हु बॉट द जमींदारी, वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर एंड इट्स इंप्रूवमेंट। दे वर ओनली कंसर्न अबाउट मेकिंग होगा यहाँ पे फ्रॉम जमींदारी। रिसाइडिंग इन टाउन्स दे वुड ऑफन एम्प्लॉय हायर्ड एजेंट्स, जिनको लठियास बोलते हैं, टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू। दे हैड बीन कॉल्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, जो उनको खेती से कोई मतलब नहीं है, एग्रीकल्चर से कोई मतलब नहीं है, उनको बस चाहिए कि मेरा रेंट मिल जाए। और जब लैंड रिफॉर्म होता है तो इनके पास डेढ़ सारा हजारों बीघा जमीन इनके पास मिलता है, जिसको फिर लैंड रिफॉर्म में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये है रूइन ऑफ ओल्ड जमींदार्स एंड राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म। फिर एक होता है स्टैग्नेशन एंड डिटीरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो हम लोग अभी तक जो भी पढ़े, हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्ट्समैन, उसका रूइन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रेशर ऑन लैंड, जमींदारी बिकना, इंडेटेडनेस, ये सब जो भी सर्कल है उसको अगर आप एक टेबल में सजाएं कि ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड, एक्सेसिव लैंड रिवेन्यू डिमांड, डेवलपमेंट ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, इंक्रीजिंग इंडेटेडनेस, इम्पोवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री, ये सब को अगर आप मिला दोगे तो क्या होता है कि इंडियन कल्चर एग्रीकल्चर बिगैन टू स्टैग्नेट एंड इवन डिटीरियोरेट, रिजल्टिंग इन एक्सट्रीमली लो यील्ड्स पर एकड़। क्योंकि किसी को ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो है, इंसेंटिव है कि भाई एग्रीकल्चर, क्योंकि उसके पास वो फिक्स है कि मेरे को इतना तो आना ही है। इसलिए आप देखोगे कि महलवारी और जो रेतवारी सेटलमेंट है एरियाज है वो फिर भी बेटर है, लेकिन जो परमानेंट सेटलमेंट एरियाज है वो पूरा रूइन हो चुके थे, क्योंकि उनको फिक्स था कि मेरे को इतना तो आना ही है। फिर जो जमींदार हैं वो बोले कि भाई मार पीट के इनसे रेंट तो बढ़वा ही लेंगे, ज्यादा आ ही जाएगा, या वो सब इन्फिडेशन कर देंगे, एक के बाद एक के बाद एक दे देंगे, मेरे को रेंट तो आता ही रहेगा। अब फार्मर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई मेहनत हम करेंगे, सारा रिसोर्स मेरा लगेगा, अल्टीमेटली होगा क्या, जैसे ही जमींदार देखेगा कि इसके पास ज्यादा प्रोडक्शन है वो मेरा ऊपर से लेके चला जाएगा, क्योंकि वो जो ब्रिटिश को जो देना है वो तो फिक्स है उसका, लेकिन उसको कितना लेना है ये फिक्स थोड़ी है। वो तो ओनर है अपने लैंड का, तो वो बोलेगा कि तू तो मेरे लिए ही काम करता है, तू सारा मेरे को दे दे। Neither the landlords nor the government were willing to invest in agriculture to increase productivity. The peasant also lacked any incentive to increase productivity, as any profit, कुछ भी जो प्रोडक्शन बढ़ेगा would go to the landlord, वो ले लेगा, क्योंकि तू, you are my tenant, tenant मतलब you are working for me, you are working on my land,
देयर वॉज ऑलवेज अ चांस दैट ही कुड बी एविक्टेड फ्रॉम लैंड एनी टाइम। जैसे ही वो डिफॉल्ट करेगा रेंट देने पे, उसको एविक्ट कर दिया जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज दैट द पेजेंट्स लैक द रिसोर्सेज। उसके बाद कुछ था ही नहीं, वो हैंड टू माउथ जी रहा है, सुबह में कुछ खाने को नहीं, रात को कुछ खाने को नहीं, तो उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। फिर जो सब इन्फ्यूटेशन हो रहा है उसके कारण सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो रहा है, और एग्रीकल्चर एजुकेशन भी कंप्लीटली नेग्लेक्टेड था। अब ये सब इन्फ्यूटेशन के कारण सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन क्या हो रहा है कि जो जमींदारी है वो अगर 100 बीघे का है, तो उसको क्या किया कि ठीक है 50 बीघा तू ले ले, 50 बीघा तू ले ले, दो जगह से प्रॉफिट आएगा। तो ऐसा ये लोग कर रहे थे। तो ये सारा इसके कारण, ये सब के कारण एग्रीकल्चर स्टैग्नेट होने लगा। फिर ओवरटी होता है एंड फेमीन्स होता है। तो डीके ऑफ इंडीज, ढेर सारा मेजर कॉजेज है। डीके ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, फेलियर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज टू रिप्लेस देम, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कंबाइंड एक्सप्लोटेशन बाय गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड्स, जो भी अभी तक हम लोग पढ़े, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब इकोनॉमिक क्रिटिक पढ़ेंगे मॉडरेट्स का, तब आएगा। चार्ल्स एलियट क्या बोलता है कि आई डू नॉट हेजिटेट टू से दैट हाफ ऑफ द एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डू नॉट फ्रॉम वन ईयर्स एंड टू अनदर, मतलब एक साल से अगले साल तक उसको नहीं पता है व्हाट इट इज टू हैव अ फुल मील, पूरा पेट भर के खाना क्या होता है, उसको साल दर साल उसको नहीं पता चलता है। फिर बिपिन चंद्रा में है, लिखते हैं कि पोवर्टी ऑफ इंडिया वाज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ज्योग्राफी और फॉर or of the lack of natural resources of some inherent defect in the, ठीक है, nor was it remnant of Mughal period of the pre-British past, it was mainly a product of the history of the last 2 centuries। मतलब ये कब लिख रहे हैं, 1980s में ये किताब आया है, तो ये लिख रहे हैं जो 1750 वो उसी समय का है। बिफोर दैट इंडिया वॉज नो बैकवर्ड देन द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप, कहीं ना कहीं इंडिया आगे था उस समय। Nor were the differences in standards of living at the time very wide among the countries of the world. Precisely during the period that the countries of the West developed and prospered, India was subjected to modern colonialism and was prevented from developing. All the developed countries of today developed almost entirely over the period during which India was ruled by Britain, most of them doing after 1950. It is interesting in this connection to note that the dates of the beginning of industrial revolution in Britain and British conquest of Bengal virtually coincide। इसमें क्या लिख रहे हैं ये कि इंडिया का जो पॉवर्टी है वो किसी नेचुरल कॉज से या कोई हिस्टोरिकल कॉज उसका नहीं है, वो 200 साल का जो अंग्रेजी शासन है उसके कारण हुआ है। और एक जो ये बहुत जो इम्पोर्टेंट लिंक निकालते हैं कि जब इंडिया का कोलोनियलिज्म स्टार्ट होता है 1757 के बाद, उसी के आसपास जो 1750 ऑनवर्ड्स वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है। अब देखिए इसमें एक नुआंस्ड बात है, ये जो एज अ फेस वैल्यू ये अच्छा लगता है ये आर्गुमेंट, लेकिन असल में क्या हुआ है कि वहाँ पे जो ब्रिटेन है वहाँ पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं प्राइमरी एक्यूमुलेशन, तो कैपिटल का प्राइमरी एक्यूमुलेशन हो चुका था और साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा था, तो 1750s आते आते इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है। तो डायरेक्ट लिंक जो है कि प्लासे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में नहीं है, लेकिन एक बार जब वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है और इंडिया में प्रॉपर कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश हो जाता है, तब उसमें एक डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। इंडिया से रॉ मटेरियल जा रहा है, वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ रहा है, वहाँ का सारा जो भी डिमांड है, क्योंकि इंग्लैंड कितना छोटा कंट्री है, वहाँ पे क्या ही होगा, इंडिया उनका जहाँ जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो इंडिया आ रहा है, और यहाँ का जो भी रॉ मटेरियल है वो वहाँ जा रहा है, और इंडिया का जितना भी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उसको ख़त्म कर दिया, और जो यहाँ पे जो इंडस्ट्री जो डेवलप होने चाहिए थे वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ। तो ये 5 टॉपिक हम लोग देखें। पहला है रूइन ऑफ आर्टिजान्स, वो अपना जो पॉलिटिकल पावर यूज़ करके सस्ते में रॉ मटेरियल, महंगे में रॉ मटेरियल बेचो, सस्ते में गुड्स खरीदो। उसके बाद दीवानी मिल गया, दीवानी में सस्ते वो जो भी गुड्स है, ये जो पैसा वेलफेयर में जाना था वो जा रहा है उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे। उसके बाद जो पेट्रोनेज था, उनका जो डोमेस्टिक डिमांड था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद इंग्लैंड में टैरिफ लगा दिया, इंडिया में कोई टैरिफ नहीं लगा। टैरिफ लगने के बाद भी वहाँ पे कॉम्पिटिटिव था तो और टैरिफ लगाया, इंडिया में फ्री में गुड्स आ रहा था। उसके बाद होता है फिर ये एच एच विल्सन का कोट है, फिर कॉन्सिक्वेंसेज अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक यूनियन है वो ख़त्म हो गया, ट्रेडिशनल यूनियन। फिर जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ट्रेडिशनल आर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग और वो स्किल वो ख़त्म हो गया, जो लैंड पे उस प्रेशर बढ़ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घट गया। फिर इम्पोवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री है, ज़मींदार, ब्रिटिश मनी लेंडर्स, इन तीनों का इंटरप्ले है।
लैंड रेवेन्यू ज़्यादा है, मनी लेंडर्स का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, कोई टेनेंसी राइट नहीं है। फिर वो क्योंकि उसका जो लैंड रेवेन्यू इतना ज़्यादा है या ज़मींदारी एरिया में रेंट इतना ज़्यादा है, तो उसको चाहिए पैसा, तो वो जाता है मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर उसको हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देता है। उस पे वो बोलता है कि भाई जो नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा लैंड मेरा हो जाएगा, लैंड उसका हो जाता है। उसके बाद फिर उसी को दे देता है लैंड कि तुम ही कल्टीवेट करो। फिर सब इन्फ्यूडेशन देके कि ज़मींदार जो है अपना जो लैंड रिवेन्यू जो लैंड जो रेंट कलेक्शन का जो राइट है उसको बेच देता है। फिर वो और किसी को बेचता है, वो और किसी को बेचता है, वो और किसी को बेचता है। बेचते 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 जो कल्टीवेटर है उस पर जो रेंट का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर रूइन ऑफ ओल्ड जमींदार्स एंड राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म। जो जमींदारी एरिया में जो लैंडलॉर्ड्स थे, ट्रेडिशनल जमींदार थे, जो किसानों के हित का सोचते थे, जो उनका कुछ मदद भी कर देते थे, उनका जमींदारी बेच दिया गया क्योंकि वो रेवेन्यू नहीं दे पाए टाइम पे। और नए लैंडलॉर्ड्स को दे दिया गया ज़मीन जो अर्बन एरिया में रहते थे। अब उनको किसान से कोई मतलब नहीं है, खेती से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके पास हज़ारों बीघा का वो उनके पास ज़मींदारी है। तो वो सबसे कलेक्ट करने के लिए उनको बस यही मतलब था कि मेरे को रेंट मिलता रहे टाइम पे। उसके बाद स्टैग्नेशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखें कि ओवर क्राउडिंग हो गया था, इम्पोवरिशमेंट हो गया था पेजेंट का, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, इंक्रीजिंग डेवलपमेंट। उसके बाद फिर जो पोवर्टी एंड फेमिन्स, उसका जो जितना भी कारण है ना उसको आप जोड़ दो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, सब इन्फिडेशन, इम्पोवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री, राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, ये सबको जोड़ दोगे तो आपका ये मेजर कॉजेज मिल जाएगा फेमिन का। उसके बाद कुछ मेजर फेमीन्स हैं। देखिए ग्रेट फेमीन ऑफ 1770, ये प्लासे और मीर जाफ़र और मीर कासिम, और उसके बाद फिर जो उसका जो डुअल गवर्नमेंट होता है उसमें लगभग 10 मिलियन पीपल का डेथ होता है। एक चालीसा फेमिन होता है 1783-84 में, दिल्ली के रीजन के अराउंड 11 मिलियन डेथ। ग्रेट फेमिन 1876-78 साउथ वेस्टर्न इंडिया में किल्ड 5.5 मिलियन। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ग्रेट फेमिन, क्योंकि 1877 में एक दिल्ली दरबार लगता है लॉर्ड लिटन के अंडर, और वो भयानक तरीके से उस पर खर्चा करता है वो दिल्ली दरबार पे, और वहाँ पे लोग मर रहे हैं और वहाँ पे एकदम फीस्ट हो रहा है। राजपूताना में फेमिन होता है, इंडियन फेमिन 1896-97। और उसके बाद जो 1943 में जो बंगाल फेमिन बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि वर्ल्ड वॉर के कारण हुआ था। ये वाला जो फेमिन है बंगाल फेमिन, ये किसी खाद्य पदार्थ का मतलब रॉ जो खाने का सामान होता है उसके कमी से नहीं हुआ था। उसका सिंपल कॉज था कि जो भी खाने का सामान था उसको वर्ल्ड वॉर के समय बाहर भेजा जा रहा था, तो देश में लोग मर रहे थे, इंग्लिश गवर्नमेंट वो बाहर भेज रहा था खाना को। ये विकीपीडिया का एक फोटो है, द विक्टिम्स ऑफ द ग्रेट फेमिन ऑफ 1876-78। क्या क्या बोले। फिर बंगाल फेमिन 1943। फिर कुछ PYQ है, 2 PYQ है। एक कि वाई वॉज देयर ए सडन स्पर्ट इन फेमिन्स इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी, गिव रीजन। सिंपल सा है, तो आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो कि एज मतलब आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि जैसे जैसे ब्रिटेन का जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे जैसे रूल बढ़ते गया वैसे वैसे फेमिन्स आते गए, और ये फेमिन कंटिन्यू होते रहे जब तक ब्रिटिश रूल इंडिया में चलता रहा। उसके बाद आप ढेर सारे कारण दोगे, रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये वो, इम्पोवरिशमेंट ऑफ पेजेंट्री, फॉल इन प्रोडक्टिविटी, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, वो सब आप रीजन दोगे। और उसके बाद एक कंक्लूजन में आप एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन दोगे कि जो फॉर एग्जांपल कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने वेलफेयर पे ध्यान दिया और फेमिन्स नहीं हुए। ये दिखाता है कि अगर ब्रिटिश भी चाहते तो फेमिन्स को रोक सकते थे। एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिजन इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। इसमें आपको दोनों दिखाना है कि जो जो हम लोग बात किए, जो यूनियन का बात किए थे कि पेजेंट और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जो यूनियन था वो टूट गया, प्रेशर ऑन लैंड बढ़ गया, उसके कारण जो रेंट है वो बढ़ने लगा, उसके कारण इंडेटेडनेस बढ़ने लगा। तो ये सब पॉइंट आपको लिखना है इसमें। अभी आज हम सोचे थे कि 2 टॉपिक कराएंगे, लेकिन एक ही टॉपिक में आज यही बस करते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग का होगा सिविल रेबिलियंस, ये वाला है सिविल रेबिलियंस ट्राइब। इसमें 3 होगा, एक जो सिविल रेबिलियन है, पेजेंट रेबिलियन है और ट्राइबल रेबिलियंस है। उसके बाद फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 करेंगे। तो आज बस इसी टॉपिक पे ख़त्म कर रहे हैं।
ठीक है, थैंक यू।